हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आई एम श्वेता और यहाँ पर हम सेट थर्ड है हमारा, जिसको आज डिस्कस करने वाले हैं। सोशल साइंस का पेपर 2 आपके साथ यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे यूपी टेट की, ये क्वेश्चंस आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाले हैं। और अपना स्कोर जरूर यहाँ पर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने क्वेश्चंस सही थे। ठीक है, तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं क्वेश्चंस अपने, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो जल्दी से देखिए और आंसर बताइए। आपके हिसाब से क्या आंसर आपको लग रहा है? जी आप बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है आपका, विषुवत वृत्त। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पता है ये। एक बात ध्यान रखना, जब भी आप बताओगे, ये अर्थ के ऊपर लाइन नहीं है, ये ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब के ऊपर इमेजिनरी लाइन है जो हमने लोकेशन पता करने के लिए या फिर अपने यूज़ के लिए, चीज़ों को समझने के लिए हमने इमेजिनरी लाइन्स यहाँ पर खींची हैं। तो ये इमेजिनरी लाइन है, यही है आपका क्या, 0 डिग्री है अक्षांश। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त। ठीक है, 0 डिग्री आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ से ऊपर जाते चले जाते हैं और यहाँ पर जाकर कितना हो जाता है? 90 और 90। ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ से टोटल कितने हैं ऊपर? 90, और यहाँ से भी टोटल हैं 90। तो क्या आप मुझे ये है आपकी अक्षांश रेखाएं। ठीक है, क्या है ये आपकी अक्षांश रेखाएं। तो जब भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं ना, यहाँ से 0 डिग्री से, इसको तो विषुवत वृत्त कहा है हमने, विषुवत रेखा कहा है। तो यहाँ से जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो ये जो वृत्त है ये छोटे होते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो क्या आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि टोटल जो अक्षांश हैं, अक्षांश रेखाएं हैं टोटल, वो कितनी हैं? ठीक है, मतलब ये अक्षांश रेखाएं, इमेजिनरी लाइंस जो हैं, ये कितनी है टोटल? मुझे आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको कितना पता है कि कितनी है टोटल। ठीक है, यहाँ से जाएंगे तो इधर 90 और यहाँ से इस तरफ से दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे तो भी 90। अब मुझे जल्दी से बताइए कि अक्षांश रेखाएं टोटल कितनी है। ठीक है, देखते हैं आपकी कितनी प्रिपरेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः किस चीज़ की मौजूदगी में होता है? ठीक है, तो बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सी चीज़ है? वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः डैश की मौजूदगी में होता है। तो आपको आंसर तो पता चली गया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ पर स्थित है? ठीक है, विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना खाई कहाँ पर स्थित है? जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर में। ठीक है, मेरियाना ट्रेंच है ये है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन मैं शायद रिपीट कर रही हूँ वीडियो में, इस वीडियो में। इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन के बारे में बताया, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो आपका ये क्वेश्चन एकदम पक्का होना चाहिए। तो भूमि संरक्षण की कौन सी विधि है जिसमें पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है? उस विधि का नाम बताइए। तो उस विधि का नाम है आपका सोपान कृषि। क्या है? सोपान कृषि। इसमें क्या होता है कि पहाड़ी जो ढलान होती है वहाँ पे मिट्टी का कटाव बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ढालों पर कृषि की जाती है, सीढ़ियाँ बना दी जाती है, ताकि जो रेन वाटर है यानी वर्षा का जो जल है वो रुक रुक कर बहे और जो फ्लो है वो कंट्रोल में रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है। ठीक है, यानी एक आर्टिफिशियल पारिस्थितिक तंत्र निरूपित किया जाता है किस माध्यम से? कैसे कर सकते हैं? आर्टिफिशियल पारिस्थितिक तंत्र कैसे बना सकते हैं? तो ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, जल जीवशाला द्वारा। कैसे? जल जीवशाला द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खादर बने हैं? ठीक है, खादर आपको पता ही है, जो ओल्ड होती है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खादर बने हैं? बताइए। निम्नांकित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खादर बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ये वाला। ठीक है, अवनालिका अपरदन, ऑप्शन नंबर डी, अवनालिका अपरदन। ठीक है, मिट्टी का जो कटाव होता है उसको क्या कहा जाता है? अपरदन। और ये अवनालिका अपरदन में क्या है, इसमें जो है रेन वाटर की वजह से मिट्टी सतह के ऊपर जो मिट्टी होती है उसका अपरदन होता है धाराओं में। ठीक है, विभिन्न धाराओं में, उसी को कहते हैं अवनालिका अपरदन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से वो कौन सा है जो लगभग कितना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड? ठीक है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, जैसे हमारा इंडिया जो है वो एशिया कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा स्टेट है हमारा जो कि लगभग कितना बड़ा है? पोलैंड जितना। तो इसका आंसर बताइए मुझे। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है, क्या है इसका आंसर? महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र के बारे में एक चीज़ देख सकते हैं कि देश का लगभग 25% औद्योगिक क्षेत्र है यहाँ। ठीक है, और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। और यहाँ पे अगर नर्मदा नदियों की बात करें तो नदियों में है नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, ताप्ती नदी। ठीक है, ये मुख्य नदियाँ हैं। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कौन से नंबर पर है? 3rd नंबर पे। ठीक है, महाराष्ट्र। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ठीक है, वो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ये है ये वाली नदी। ठीक है, ये देखिए क्रैक आ गया है और ये जो है चट्टान इसके टुकड़े हो गए हैं, एक इधर है और ये दूसरी तरफ है और यहाँ पर बीच में रास्ता बन चुका है। तो ये थी भ्रंश घाटी। अब देखिए नदी कौन सी है? इनमें से नदी है हमारी नर्मदा नदी। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? नर्मदा नदी। और इसको हम बोलते हैं रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। तो नर्मदा नदी जो है, अगर यहाँ पर ऑप्शन में ताप्ती नदी होता, ठीक है, और आपसे पूछा जाता ऑप्शन में नर्मदा नदी भी है ऑप्शन में और ताप्ती नदी भी है और एक ही ऑप्शन के अंदर है, और कहीं आपसे पूछा गया ऑप्शन में कि दोनों ए और बी, तो आप इन दोनों को टिक करके आएंगे। ठीक है, मतलब अगर नर्मदा और ताप्ती नदी आ जाए तो इनमें से ही आपको टिक करके आना है। तो रिफ्ट वैली है ये। अगर नर्मदा नदी की बात करें यहाँ पर, तो ये कहाँ से निकली है? ये अमरकंटक से निकली है। ठीक है, अमरकंटक के पश्चिमी ढाल से निकली है ये। और आपको पता ही है रिफ्ट वैली का निर्माण करती है और कहाँ पर चली जाती है, कहाँ पर गिरती है? ये गिरती है अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में। इधर क्या है? इधर है बे ऑफ बंगाल और इधर है अरेबियन सी। ठीक है, तो इधर गिरती है अरब सागर में। ये बात क्लियर होनी चाहिए बिल्कुल। चलिए अब आगे चलिए। दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक सारे भारत में फैल जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून किस डेट तक, यानी कब तक, कौन से मंथ तक पूरे भारत में फैल जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 15 जुलाई। ठीक है, 15 जुलाई। 1 जून तक केरल के तट पे पहुंच जाता है लगभग, और 10 से 13 जून तक ये कलकत्ता, मुंबई और कलकत्ता में पहुंच जाता है, और 15 जुलाई आते आते ये पूरे के पूरे भारत में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। ऑपरेशन फ्लड का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? ऑपरेशन फ्लड। तो जल्दी से देखिए ऑप्शंस और आंसर बताइए। वैसे तो आपको आंसर देखते ही पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, दूध के उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, और आपको इसको श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? तो इसका जो आंसर जाएगा
ये आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको ध्यान रखना है, नहीं वाला ऑप्शन अगर है तो बड़े ध्यान से उस क्वेश्चन को देखना है। इसमें से कौन सा विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर जाएगा पटना महावीर मंदिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब अगर हम देखें, ये जो है फर्स्ट वाला खजुराहो जो टेम्पल है, ये 1986 में ऐड किया गया था विरासत सूची में, और हम्पी वाला है वो भी 1986 में ऐड किया गया था, और ताजमहल कब ऐड किया गया था? 1983 में। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं भाई। 13 में आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में उक्ति सही है, मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है, बाकी सही नहीं है। तो जल्दी से देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। ठीक है, और ये कहाँ किस चीज़ से पता चलता है? जो वहाँ पे वो मिली थी ना मोहरे वगैरह, उस पर कुछ ना कुछ बना हुआ मिला था। तो इसमें 3 सिर वाला मिला था, मोहर के ऊपर बना हुआ एक आकृति जिसमें 2 सींग था। 2 सींग वाले देवता को दिखाया गया है, बाघ, हाथी और गैंडे से घिरा हुआ उसको दिखाया गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा यहाँ पर उन्होंने मतलब अंदाज़ा लगाया कि वो पशुपतिनाथ जो हैं वो महादेव के रूप में, जिनको हम आज जानते हैं, ये वही भगवान है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज़ और बोली जाती है कि उनको किस चीज़ की जानकारी नहीं थी? घोड़े की जानकारी नहीं थी। तो अगर ऑप्शन में आ जाए आपसे कि कौन कौन से जानवर की उनको के बारे में उनको पता था, तो जिनके बारे में पता था वहाँ पर किसी न किसी आकृति में उन्होंने उसको मेंशन किया है। घोड़े का ऐसा कोई प्रमाण वहाँ पर नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। त्रिपिटक जो है ये धार्मिक ग्रंथ है कौन से धर्म का? ठीक है, यानी कौन सा धर्म है जिसका धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक? जल्दी से बताइए। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बौद्ध धर्म। ठीक है, त्रिपिटक जो है वो धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, और ये जो है कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में, और 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये जो ग्रंथ है ये 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें कि पहला है आपका सुत्त पिटक, दूसरा है आपका अभिधम्म पिटक, ठीक है, दूसरा है अभिधम्म पिटक, और तीसरा है आपका विनय पिटक। ठीक है, और अगर हम बात करें सुत्त पिटक की, इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं थोड़ा बता रही हूँ सुत्त पिटक की, तो इसमें बौद्ध के सिद्धांत थे और उपदेश शामिल थे इस वाले पार्ट में। और अभिधम्म की अगर हम बात करें तो इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। ठीक है, फिलोसफिकल बातें हैं, दार्शनिक सिद्धांतों का यहाँ पर संग्रह है। और जो थर्ड वाला है विनय पिटक, इसमें संघ से संबंधित नियम है, संघ से संबंधित नियम। ठीक है, इसके अंदर मेंशन किए गए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? तो ये था मेगास्थनीज। ठीक है, और अगर बुक पूछ ली जाए तो मेगास्थनीज की एक बुक है जिसका नाम क्या है? इंडिका। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिका जो है वो किसने लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? ठीक है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां यानी किसकी अचीवमेंट, कौन से राजा की अचीवमेंट उत्कीर्ण है? आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 17। चालुक्य राजा पुलकेशिन II को किसने पराजित किया? कौन? चालुक्य राजा पुलकेशिन II को किसने पराजित किया? तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहवर्मन I, नरसिंहवर्मन I। ठीक है, नरसिंहवर्मन I। ठीक है, ये इसका आंसर है। और नरसिंहवर्मन ये पल्लव शासक था।
ठीक है, पल्लव शासक। और उसने उपाधि धारण की, ये वाला जो युद्ध है जीतने के बाद, पुलकेशिन II को हराने के बाद उसने एक उपाधि धारण की, और वो उपाधि का नाम क्या है? वातापी कोंड। ठीक है, वातापी कोंड, ये वाली उपाधि उसने धारण की। ठीक है, राजा महाराजा क्या किया करते थे? ये जैसे कोई युद्ध है वो उन्होंने जीता है तो उसके बाद खुद को उपाधि दिया करते थे। जैसे कि अशोक के बारे में बात है कि उसने मगध आदिराज अब खुद को बोला है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये अभिलेखों पर लिखवा दिया करते थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो ये समाप्त हुआ आपका 1526 में। इसके बाद जो है मुगल, यहाँ से क्या था, मुगल रूल शुरू हो चुका था। ठीक है, 1206 से 1526 तक ये चला था, लगभग 300+ ईयर्स, लगभग 320 साल। ठीक है, और 1526 में बाबर ने हराया था किसको? इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में, और वो कब हुआ था? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, और फिर उसने यहाँ पर मुगल एम्पायर की, मतलब मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। किसने? बाबर ने। तो 1526 तक दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो रहा था। इसके बाद मुगल्स आ गए थे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 19, बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ पर दफनाया गया था? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, काबुल में। ठीक है, उसकी जो मृत्यु है बाबर की कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी, और उसको कहाँ रखा गया था? आराम बाग में। और उसके बाद फिर उसको कहाँ पर? काबुल में दफना दिया गया था, मतलब शव को वहाँ ले जाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है, मराठा से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? मराठा राज्य का दूसरा प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, और 1713 में शाहू ने पेशवा नियुक्त किया था इनको, बस ये ध्यान रखना है आपको। और इनका टाइम 1713 to 20। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया? सिंध को अंग्रेजों ने कब अधिकृत किया, यानी कब कंट्रोल में लिया था? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1843, ऑप्शन नंबर डी, 1843 में, अगस्त 1843 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, लखनऊ में 1857 का जो विद्रोह है उसका नेतृत्व किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 के रिवोल्ट से काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था आपको ये बताना है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजरत महल। ठीक है, 4 जून को बेगम हजरत महल ने लखनऊ में इस विद्रोह का आगाज़ किया था, मतलब नेतृत्व किया था। और इसमें से एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि उस विद्रोह को समाप्त किसने किया था? तो 1858 मार्च में, 1858 में एक नाम याद रखना आप, कैंपबेल। ठीक है, कैंपबेल ने इस विद्रोह को समाप्त किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा के बारे में प्रेरणा किससे ली थी, यानी कहाँ से प्राप्त की थी, किस व्यक्ति से प्राप्त की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए क्या आंसर है। तो इन्होंने प्राप्त की थी थोरो से। ठीक है, थोरो से प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, संपूर्ण क्रांति की संकल्पना, यानी संपूर्ण क्रांति का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, और ये कब हुआ था ये चीज़? 5 जून 1975 को एक सभा हुई थी, उसके दौरान उन्होंने ये कॉन्सेप्ट रखा था। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न अगर देने की बात करें तो भारत रत्न कब मिला था? मरणोपरांत मिला था 1988 में।
ठीक है। और इनकी एक बुक है, इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, राज व्यवस्था की पुनर्रचना। ठीक है, ये याद रखना है बुक का नाम, बुक भी पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है, यानी राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है, और ये आंसर हर किसी को पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चा जिसको इसका आंसर नहीं पता हो। जल्दी से बताओ भाई, राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है? राज्यसभा को भंग करने में कोई भी सक्षम नहीं है, क्योंकि भंग हो ही नहीं सकती उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये कैसा सदन है, ये स्थायी सदन है। ठीक है, लोकसभा की जाती है भंग, ठीक है, वो अस्थायी सदन है। राज्यसभा स्थायी सदन है, और इसमें क्या होता है, 1/3 जो इसके मेंबर्स हैं वो हर दूसरे साल मतलब सेवानिवृत्त किए जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, है ना। इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो एक मेंबर है वो लगभग कितने साल रहता है, 6 ईयर्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यानी कौन बताएगा कि कोई भी विशेष विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं। तो इसका आंसर रहेगा आपका लोकसभा के अध्यक्ष, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो डिसाइड करेगा कि विशेष विधेयक के अंतर्गत धन विधेयक ये चीज़ है या नहीं है। और ये आर्टिकल 112 में मेंशन है, विशेष विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती किसके द्वारा, बताइए जल्दी से। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री जो है किसी स्टेट का जो सीएम होता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते जल्दी से, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, यानी वो कौन सा आर्टिकल है संविधान का जो पंचायती राज को स्थापित करने का उपबंध करता है, यानी पंचायती राज को स्थापित करने के बारे में जो बताता है वो कौन सा अनुच्छेद है। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 40, यानी अनुच्छेद 40 इस बारे में बताता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे आर्टिकल 36 बताता है, नीति निर्देशक को परिभाषित करता है। आर्टिकल 39 बताता है राज्य के द्वारा अनुसरणीय नीति कौन सी रहेगी, और आर्टिकल 48 बताता है कृषि पशुपालन के संगठन के बारे में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बताइए इसका आंसर जल्दी से। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और अगर हम बात करें लास्ट तो लाल कृष्ण आडवाणी, सेकंड थे मोरारजी देसाई। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी कब तक रहे ये, 2004 तक। ठीक है, मतलब इनका टाइम पीरियड से लेकर के लास्ट 2004 तक, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और उप प्रधानमंत्री जैसा कोई पद संविधान में मेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं हम। किसी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है। अभी हमने देखा था सीएम के बारे में क्वेश्चन था, अब राज्यपाल के बारे में क्वेश्चन है कि किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति इनको हटा भी सकता है, ये कहाँ मेंशन है, आर्टिकल 156 में। ठीक है, 156(1). तो ये थे आज के क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गए होंगे और अच्छा सा आपका रिवीजन हो गया होगा। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी है तो, और बस पढ़ते रहिए आराम से, एग्ज़ाम जब होगा अच्छा चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।